को बड़ा फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के 2016 में 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को खारिज करते हुए ये फैसला सुनाया। जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 4-1 के बहुमत से नोटबंदी के पक्ष में फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता है। वहीं जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि मैं साथी जजों से सहमत हूं, लेकिन मेरे तर्क अलग हैं। इससे पहले जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 5 दिन की बहस के बाद 7 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुनाने वाली बेंच में जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस V रामासुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरत्ना शामिल रहे। कितना बड़ा तूफान हंगामा खड़ा किया गया था कांग्रेस पार्टी ने डिमोनेटाइजेशन को लेकर के। यह सिर्फ यही नहीं हुआ था, राहुल गांधी विदेश में भी जाते थे तो इसी के बारे में बोलते थे। आपको मालूम है जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया गया, बाकी किया गया, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात हम बार बार कहते थे और बड़े गर्व से कहते थे कि डिमोनेटाइजेशन का उद्देश्य गरीब कल्याण भी है। नोटबंदी को लेकर जहां मोदी सरकार को कोर्ट से राहत मिली है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विपक्ष के नेताओं ने सवाल खड़े किए। कुछ लोगों को ये उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी के फैसले को गलत सिद्ध करेगा, पर मुझे तो उम्मीद थी कि नोटबंदी के फैसले को सही ठहराएगा। और मैं विपक्ष से भी अब कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार के हर एक फैसले का विरोध ना करें, सिर्फ विरोध के लिए विरोध ना करें। थोड़ा उन्हें भी सोचना चाहिए कि देश किस तरफ जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि नीति आयोग का नोटबंदी पे क्या कहना था, पूर्व गवर्नर रघु राजन का नोटबंदी पे क्या कहना था, और जो नोटबंदी के फायदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिखाए थे, बताए थे, वो आखिर दिखाई क्यों नहीं देते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को राजशाही की तरह चलाना चाहती है, अपने फैसलों को जनता पे थोपना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का 13 जनवरी को उद्घाटन करने वाले हैं। वाराणसी से शुरू होकर बांग्लादेश से होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक के सफर में यह क्रूज करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा करेगा। 50 दिनों की यात्रा में लग्जरी क्रूज पर सवार यात्री देश के 27 रिवर सिस्टम से होकर गुजरेंगे। इसमें गंगा, भागीरथी और ब्रह्मपुत्र के साथ ही राष्ट्रीय जलमार्ग 3 या वेस्ट कोस्ट कैनाल शामिल है। और इस दौरान ये क्रूज 50 से अधिक पर्यटन स्थलों पर रुकेगा, जिसमें काशी की गंगा आरती, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क और सुंदरबन डेल्टा जैसे महत्वपूर्ण स्थल जो है वो शामिल है। अपने सफर में ये 1100 किलोमीटर की यात्रा बांग्लादेश के अंदर पूरी करेगा। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर सीएम योगी के ऑफिस ने ट्वीट भी किया है, जिसमें लिखा गया है कि पीएम मोदी के आगामी 13 जनवरी को वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक सबसे बड़े रिवर क्रूज, टूरिज्म के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास एपिक को हरी झंडी दिखाकर वो रवाना करेंगे। यात्रा के संबंध में आवश्यक तैयारियां समय से पूरी कर ली जाए। से शुरू हो रही है लग्जरी क्रूज यात्रा करीब 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगी और इस दौरान 27 नदी नहरों से ये क्रूज सेवा गुजरेगी। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और माना जा रहा है कि वाराणसी से जब ये यात्रा शुरू होगी तो इससे पर्यटकों को एक अलग अनुभव का एहसास होगा। खास तौर पर जो नदी परिवहन है उस पर यह यात्रा एक बड़ा कदम साबित होने जा रही है। और क्रूज सेवा की योजना बनाने में खास बात यह है कि भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के विकास ने भी
बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। IWA के एक अधिकारी के मुताबिक हमारी सभ्यता नदियों के किनारे विकसित हुई है और इसलिए रिवर क्रूज का इस्तेमाल करने वाले पर्यटकों को बेहतर अनुभव होगा, साथ ही वो हमारी संस्कृति और विरासत को भी समझेंगे। और हाल ही में शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी कहा था कि क्रूज सेवाओं समेत तटीय और नदी शिपिंग का विकास सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से है और उसी कड़ी में 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यात्रा को, जो उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी से बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ तक शुरू हो रही है, इसको हरी झंडी दिखाएंगे। फिलहाल वाराणसी में नदियों में वाराणसी में यहीं पर घाट दर्शन के लिए अभी 2 क्रूज ये हैं जो यहाँ पर घाट दर्शन कराते हैं और बाकी 2 रोरो सर्विस भी हैं जो ये मौजूद है। दोनों रोरो सर्विस न केवल ये घाट दर्शन कराते हैं बल्कि अभी वाराणसी से चुनार के रास्ते ये पर्यटकों को जो साझी विरासत है संस्कृति की उसको दिखाते हैं। इसमें घाट के दर्शन होते हैं, साथ ही साथ गंगा आरती के दर्शन होते हैं और चुनार के किले तक ऐतिहासिकता जो है वहां की उसको भी पर्यटक देखते और समझते हैं। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। दिल्ली के कांझावाला इलाके में हुई सनसनी वारदात के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सुल्तानपुरी थाने के बाहर लोगों का प्रदर्शन भी देखने को मिला। लोगों का आरोप है कि पुलिस सच छिपाने की कोशिश कर रही है। इधर सभी 5 आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। लोगों के गुस्से और पुलिस की कार्रवाई के बीच मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस घटना को शर्मनाक बताया तो आम आदमी पार्टी मामले को लेकर LG के घर के बाहर प्रदर्शन करती नजर आई। हालांकि पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला। प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद रही। सुल्तानपुरी थाने की तस्वीरें हैं। दूसरी तस्वीर वो आप देख रहे हैं जब 3 दिन तक पूछताछ होगी और रिमांड पर ये 5 आरोपी हैं और आपका प्रोटेस्ट भी जब देखने को मिला, वो भी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कैमरा खराब होगा, बाहर हो जाओ। यहाँ तक हमारे भैया आईडी खोल दो। मामले को लेकर एक ओर राजनीति हो रही है तो दूसरी ओर लोगों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। इधर मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच अभी शुरुआती जांच है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। मुकदमा दर्ज करके सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। आरोपियों पर धारा 304, 304A, 279, 120B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गाड़ी की फोरेंसिक जांच भी करवाई जा रही है। फोरेंसिक और लीगल टीम के साथ तुरंत जांच कर का खुलासा किया जाएगा। एक दुखद मामला है। जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें ये जानकारी मिली है कि उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पर वो बॉडी गिरी है। उसके बाद पुलिस ने एफर्ट्स किया है। रात को जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, विभिन्न टीम इमीडिएटली बना दी गई थी और उसमें क्योंकि गाड़ी का नंबर एग्जैक्ट हमारे पास नहीं था तो सीसीटीवी के आधार पर उस नंबर को लोकेट किया गया। फिर टीम्स बनाई गई, एड्रेसेस ढूंढे गए। स्कूटी का जो एड्रेस था उस जो डिसीज्ड है उस को भी हमने एड्रेस को छानबीन की और उसी के आधार पर जो स्विफ्ट एक्शन था, सभी के सभी जो अक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं, वो हमारी कस्टडी में हैं और उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। तमाम पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। मेरठ में 3 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। अंगीठी जलाकर सोए परिवार के 3 लोगों की मौत हुई। ऑक्सीजन की कमी से मौत की आशंका जताई जा रही है। परिवार नेपाल का रहने वाला था। घटना थाना टीपी नगर इलाके की है। तो मेरठ से खबर आई है जहां पर परिवार के 3 सदस्य जो कि रात में सोए हुए थे, अंगीठी जलाकर ये लोग सोए थे ठंड से बचने के लिए, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत की बात सामने आ रही है। पुलिस तीनों शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर रही है। मेरठ के टीपी नगर इलाके का यह मामला है। तो कई लोगों को लगता है कि हीटर ठंड के मौसम में सेफ होता है, लेकिन ये सोच भी आपकी बिल्कुल गलत है। जिस तरह से कोयले की अंगीठी जानलेवा होती है, उसी तरीके से हीटर या ब्लोअर भी जानलेवा ही होते हैं।
और बंद कमरे में हीटर या कोयला जलना क्यों खतरनाक होता है, सबसे पहले आपको ये समझा दें। क्यों खतरनाक है अंगीठी, ये आपको बताते चलते हैं। अंगीठी जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। अंगीठी को खुले में जलाना नुकसान नहीं होता है, क्योंकि बाहर पर्याप्त ऑक्सीजन होती है और बंद कमरे के भीतर ऑक्सीजन कम होती है। ऐसे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का स्तर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कार्बन का सीधे असर ब्रेन पर होता है। कार्बन पूरे शरीर में सांस के जरिए फैल जाती है, जिसकी वजह से इंसान अचानक बेहोश हो जाता है और दम घुटने की वजह से जान भी चली जाती है। और बंद कमरे में ब्लोअर और हीटर क्यों जानलेवा होते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। लंबे समय तक जलाने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कमरे में नमी की कमी हो जाती है और कमरे में धीरे धीरे ऑक्सीजन भी कम होने लगती है। ऑक्सीजन कम होते ही परेशानी शुरू हो जाती है। और अगर आप कोयले की अंगीठी जलाते हैं या फिर हीटर, तो आपको कुछ सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। क्या सावधानियां हैं, ये भी आपको बताते हैं। बंद कमरे में भूल से भी अंगीठी ना जलाएं। अगर अंगीठी कमरे में जलाते भी हैं तो सावधानी रखें कि खिड़की या फिर दरवाजे को थोड़ा सा खोल कर रखें। ऐसे में कमरे में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। कमरे में वेंटिलेशन का जरूर ध्यान रखें। खिड़की या दरवाजे को ऑक्सीजन के लिए खुला रखें। बंद कमरे में लकड़ी जलाकर कभी ना सोएं। ऐसा किया तो दम घुटने से जान जा सकती है। हीटर ब्लोअर जलाकर अगर रह रहे हैं तो भी सावधानी रखें। कमरे में कहीं भी एक बाल्टी पानी जरूर रख लें। कमरे को कभी भी पूरी तरह से बंद ना करें। तो ये वो बातें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रायबरेली में अलाव ताकते वक्त मां और उसकी 1 महीने की मासूम बेटी आग में गिर गई। मां बेटी दोनों गंभीर रूप से झुलस गई। मामला ऊंचाहार थाना क्षेत्र के पूरे निधान गांव का है, जहां पर 1 माह की बेटी दिव्यांशी को गोद में लेकर कुर्सी पर बैठकर अलाव ताप रही थी और संतुलन बिगड़ने की वजह से दोनों अलाव के ऊपर गिर गए। दोनों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मां और बेटी दोनों की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक संदेश भी यहां से उन लोगों के लिए है जो कि अलाव तापते वक्त सावधानी नहीं बरतते। एक बच्ची एक महीने की बच्ची थी और उसकी माँ थी, उसको करीब माँ बेटी दोनों थी। माँ का नाम अंजना है और ये ऊंचाहार CHC से रेफर किया गया था। बाकी अलाव ठंड का मौसम अलाव सेक रहे थे उसमें और उसी समय बाई मिस्टेक एक्सीडेंटली वो गिर गए, जिसकी वजह से माँ और बेटी दोनों जल गए, दोनों झुलस गए। बाकी उनको भर्ती कर दिया। बच्ची सीरियस है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज चल रहा है दोनों की। और एक बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर ट्रक और बस की चपेट में कार आ गई है और हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए हैं। कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। कार में हादसे के वक्त 4 लोग सवार थे। हंडिया कोतवाली के ऊपर दहा गांव के सामने यह हादसा हुआ है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और ये तस्वीरें भी आप उस वक्त की देख रहे हैं जब ये हादसा हुआ। ट्रक और बस की चपेट में जब कार आई, उसके बाद आपको बताते चले कि हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए हैं। कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है और कार में 4 लोग सवार बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई, फिर पुलिस मौके पर पहुंची और ये तस्वीरें उस वक्त की आप देख रहे हैं जब ये बड़ा हादसा हुआ। प्रयागराज में कुत्तों का आतंक देखने को मिला। कुत्ते ने अब बच्ची पर हमला किया है। गंभीर रूप से बच्ची घायल हुई है। सीसीटीवी कैमरे में कुत्ते के काटने का वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ है। प्रयागराज के रानी मंडी इलाके का मामला है, जहां पर डॉग अटैक देखने को मिला है। आप देखिए बच्ची जो कि गली में चहलकदमी कर रही है, अचानक से कुत्ता आता है और इस बच्ची पर अटैक कर देता है। बताया जा रहा है कि बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है, उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, उसका इलाज चल रहा है और इन सब के बीच सीसीटीवी की तस्वीरें सामने आई। और अब खबर झांसी से है, जहां पर कचहरी के पास 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। ये मामला नवाबाद थाना क्षेत्र के कचहरी का बताया जा रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। नवाबाद थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, मारपीट हुई और मारपीट का जो ये वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि काफी सारे लोग जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और नवाबाद थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। खबर गाजीपुर से है, जहां पर उसरी चट्टी कांड मामले में मुख्तार अंसारी की 3 जनवरी को पेशी है। गाजीपुर MP MLA कोर्ट में उसरी चट्टी कांड का मामला जो है विचाराधीन है। इस मामले में कोर्ट ने गवाही के लिए मुख्तार को
3 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। आपको बता दें 15 जुलाई 2001 में मुख्तार के काफिले पर उसरी चट्टी पर जानलेवा हमला हुआ था। उसरी चट्टी कांड में 3 लोगों की हत्या हुई थी। इस मामले में बाहुबली ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह मुख्य आरोपी हैं। कोर्ट ने मामले की पिछली तारीख जो है 20 दिसंबर को मुख्तार अंसारी को गवाही के लिए फिजिकली पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन तब मुख्तार ईडी की कस्टडी रिमांड में होने के चलते पेश नहीं हुआ था। जब कोर्ट ने 3 जनवरी को, और बताते चले कि 3 जनवरी 2023 को अगली तारीख तय की है। इसके संबंध में ये सही है कि मुख्तार अंसारी को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा 3 जनवरी को मुख्तार अंसारी को उसरी चट्टी 15/7/2001 की घटना के संबंध में व्यक्तिगत रूप से तलब किया गया है और मुख्तार अंसारी के आने की पूरी संभावना है। यहाँ रुक रहे छोटे से